Hello students, welcome to Smart Digital Education. So today we are going to learn the chapter from NCERT book, that is matter in our surrounding. So matter क्या होता है? First of all बच्चों ये समझते हैं, anything that occupies space and has mass, कोई ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो एंड जिसका मास हो. पहली ये चीज़ समझिएगा, मास एंड वेट में फ़र्क क्या है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. मास क्या है? मास जिसको आप फील कर सकते हो, द थिंग विच कैन यू कैन टच इट. ओके, द थिंग लाइक जैसे बोर्ड. अभी बोर्ड में मैं वाइट पार्ट को छू पा रहा हूँ, ये उसका मास है. एंड इस वाइट वाले पार्ट का जो वजन है उसको हम बोलते हैं वेट. ठीक है. तो मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस. अब ये भी एक मैटर है. मैटर 3 फॉर्म के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो यहाँ पर ये जो है ये सॉलिड है, ये ऑक्यूपाई करता है स्पेस, इसका वेट है, इसका मास है. ठीक है. अब एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे अर्थ में जितने भी एलिमेंट्स बनते हैं, हमारे अर्थ में जितने भी थिंग्स हैं वो 5 तत्वों से बने हैं. 5 एलिमेंट, दैट इज तत्वा. 5 एलिमेंट्स क्या हैं? दैट इज अर्थ, एयर, फायर, स्काई एंड वाटर. आप एक चीज़ देखो, किसी भी चीज़ को क्या परमानेंटली आप हटा सकते हो इस दुनिया से? जैसे मान लो इन केस अगर मैं बोलूँ कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को आपको ख़त्म करना है, राइट, लाइक पूरा गायब करना है, क्या वो पॉसिबल है? जैसे मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ मार्कर, एक मार्कर ले लेते हैं, या फिर एक मान लीजिए पेन ले लेता हूँ. इस पेन को आपको टोटली इनविजिबल करना है, क्या पॉसिबल है? आप इसको जलाओगे, जलाने के बाद इसकी ऐश फॉर्म हो जाएगी, राइट. या फिर अगर आप पेपर को जलाते हो तो भी ऐश फॉर्म होगी. अगेन वो कौन सा स्टेट में आ गया? सॉलिड स्टेट में आ गया. अगर आप उसको बर्न करके गैसियस स्टेट में ला दोगे, अगेन वो गैसियस स्टेट में. तो किसी भी चीज़ को गायब नहीं किया जा सकता. तो ये एक लॉ हमारे साइंटिस्ट ने कहा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये. ठीक है. तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने 2 क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर इन्वॉल्व की. 2 टाइप की क्लासिफिकेशन है, फिजिकल एंड केमिकल. हर चीज़ की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है. ठीक है. तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा और पढ़ते हैं. चलो अब आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाते हैं. ठीक है. सो बच्चों चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ. ठीक है. जस्ट इमेजिन करो कि एक बीकर है. ठीक है. इस बीकर में मैंने पानी डाला हुआ है, फाइन. और एक बीकर है, इसमें भी मैंने पानी डाला हुआ है, वाटर है. ठीक है. इसमें क्या है? H2O. इसमें क्या है? H2O. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जब मैं इस बीकर में, बीकर 1, ये बीकर 1, बीकर 2, जब बीकर 1 में मैं सैंड डालता हूँ, ठीक है, एंड बीकर 2 में मैं सॉल्ट डालता हूँ, तो किस में मिक्स होगा? ऑब्वियो सॉल्ट में मिक्स होगा. सॉल्ट मिक्स हो जाएगा वाटर में, करेक्ट. बट सैंड नहीं होगा, बिकॉज सैंड क्या है? अनडिजॉल्वेबल, वो डिजॉल्व नहीं हो सकता. वहीं पर सॉल्ट क्या है? डिजॉल्वेबल है. अब यहाँ पर भी कंसेप्ट है, थोड़ा डेप्थ में जाके देखते हैं. ठीक है. होता क्या है कि अगर हम बात करें कि क्यों डिजॉल्वेबल है, सॉल्ट हमारा पानी में क्यों डिजॉल्व होता है, और वो डिजॉल्व होता भी है तो कहाँ जाता है? तो क्वेश्चन मार्क क्या है? आंसर करके दिखाइएगा कमेंट बॉक्स में. अगर मान लीजिए हम लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड के अंदर में मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होते हैं, करेक्ट, और इनके बीच में एक स्पेस होती है. इस स्पेस को बोला जाता है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस. क्या बोला जाता है बच्चों? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस. और जब आप सॉल्ट डालते हो तो सॉल्ट के पार्टिकल्स इसके बीच में, इन स्पेसेस के बीच में जाके क्या हो जाते हैं? मिक्सअप हो जाते हैं. इन स्पेसेस के बीच में जाके वो क्या हो जाते हैं? मिक्सअप हो जाते हैं. दैट इज वाई सॉल्ट डिजॉल्वेबल है. अच्छा, सेकेंड रीजन एक और है सॉल्ट का डिजॉल्व होने का. दैट सेकेंड रीजन इज सॉल्ट फॉर्म कहाँ से होता है? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ सॉल्ट? सॉल्ट का ओरिजिन है सी वाटर, करेक्ट. तो वाटर से ही सॉल्ट आया है, तो सॉल्ट वापिस वाटर में ही मिक्सअप हो सकता है, सेपरेशन कर सकते हैं. ठीक है.
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर कितना छोटा है। तो इसमें आप एक चीज़ समझिए कि मैटर, जैसे आपकी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, सिमिलरली मैटर भी बहुत छोटा है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम उसको अपनी नेकेड आई से या फिर सोच भी नहीं सकते कि मैटर का साइज क्या है, ठीक है। हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर का एक एग्जाम्पल समझाते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और इसका मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा या फिर एक क्लिप दिखाऊंगा जो हमने कोचिंग सेंटर में की थी, जहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं एंड 5-6 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए आप, करेक्ट। अब आप क्या करिए, इस बीकर में या इस टेस्ट ट्यूब के अंदर में आप डेटॉल डाल दीजिए या फिर इंक डाल दीजिए, ब्लू इंक, ठीक है। अब उसमें से 1 स्पून या 10 ml लिक्विड लेके इसमें डालिए, और हालांकि इसमें ऑलरेडी लिक्विड है, इसमें ऑलरेडी पानी है, सब में प्योर वाटर है, प्योर वाटर है। और जब आप इसमें इंक डालेंगे, इंक वाटर डालेंगे, जब आप इसमें इंक वाटर डालेंगे, आप क्या देखेंगे, इसका कलर आ जाएगा। मान लीजिए इसका ये है 100% कलर, इसका कलर होगा इंक का 100%, ठीक है। इसमें कलर फेड होने लग जाएगा, ये आएगा 70%। आपको जो कलर दिखेगा वो था 70% फेडेड दिखेगा। फिर इसमें दोबारा से 10 ml इसमें डाल दीजिए अगेन, अब ये आ जाएगा मान लो 40%। फिर इसमें से फिर 10 ml डाल दीजिए, फिर इसमें आ जाएगा 20%, फिर और इसमें डालिए। ऐसे करते करते आप क्या देखोगे, कलर फेड होते जाएगा, कलर क्या होगा, फेड होने लग जाएगा। तो इस तरीके से हमें एक चीज़ क्या समझ में आती है कि एक 10 ml में भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे उस इंक के कि जो नए वाले टेस्ट ट्यूब्स को भी क्या कर दे रहा है, कलर्ड कर दे रहा है। दैट इज़ वाई इसमें हम लोग पोटेशियम पर मैंगनेट या डेटॉल या आप क्रिस्टल्स कोई भी ले सकते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले सकते हैं, इस सब टाइप के आप कर सकते हो। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स मैटर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो कि मैंने आपको पहले ही समझाया। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, मैटर के बीच में क्या स्पेस है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड में टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। लिक्विड में लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। एंड गैसियस में वेरी लूजली पैक्ड है, गैसियस में वेरी लूजली पैक्ड है। ये गैसियस स्टेट हो गया, ये लिक्विड स्टेट हो गया, ये सॉलिड स्टेट हो गया। तो अब आप क्वेश्चन को समझिएगा, मैं कुछ नया बताने जा रहा हूँ। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यस, बट ये मूविंग किसके ऊपर निर्भर करता है। देखिए, जब आप धूप में होते हो, अभी समर वेकेशंस है, आप धूप में जल्दी चलना चाहोगे, प्रेफर करोगे कि स्लो स्लो चलना प्रेफर करोगे। ऑब्वियो हीट है, हीट के कारण आप जल्दी चलोगे। जैसे मान लीजिए मार्बल स्टोन के ऊपर में और एकदम धूप में, जैसे आप ताजमहल चले जाइए या फिर घर में भी एक छत में मार्बल, कहीं पर भी मार्बल होगा और वहाँ पर धूप की डायरेक्ट रेज आ रही है, हीट वेव्स आ रही हैं, तो आप उसके ऊपर में पाँव नहीं रख पाओगे, इधर आप जल्दी रन करने की कोशिश करोगे। मतलब कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर आपकी मूवमेंट भी इंक्रीज हो रही है, करेक्ट। सिमिलरली जब हम मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं, जब हम मॉलिक्यूल्स को हीट करेंगे तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर के कारण उनकी मूवमेंट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। जो मूवमेंट होता है ना, मोशन, एनर्जी ना मोशन, तो हम उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो वो जिगजैग मोशन में ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे वो मूव करेगी। तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, मान लो कि आपको बोला गया है एग्स लाने के लिए, अंडे। आप मार्केट गए हो एंड वहाँ से अंडे ला रहे हो, ठीक है। मान लो एक प्लास्टिक बैग में आपने एग को, ठीक है, प्लास्टिक बैग में आपने एग को रखा है एंड टोटल मिला के 10 एग्स हैं एंड वो टाइटली पैक्ड हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूँ इसको पकड़ के रन करिए रफ सरफेस में, तो क्या होगा, एग आपस में टकराएंगे एंड हो सकता है
कि दौड़ने के टाइम में झटके के कारण, जर्क के कारण कोई एक एग टूट गया, तो अब उनके बीच में जो टाई अप किया था, उन्होंने जो आपस में एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड थे वो लूजली पैक्ड हो गए। अब एक एग जब टूटा उसके कारण अब क्या हुआ, सारे एग लूजली पैक्ड हो गए, अब और 1 2 3 टूट जाएंगे। तो इसी तरीके से मान लो और 5 6 टूट गए तो फिर वेरी लूजली पैक्ड हो गए एग्स, करेक्ट। इसी तरीके से हमारे सॉलिड मॉलिक्यूल्स में भी होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड गैसेस मॉलिक्यूल्स में भी होता है। मान लीजिए एक सॉलिड है, आइस है, जब आप आइस को हीट करते हो तो इनके अंदर के मॉलिक्यूल्स आपस में ज़ोर से टकराते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो ब्रेक हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स ब्रेक होने लग जाते हैं। देन वो कन्वर्ट हो जाते हैं कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, उनके बीच में स्पेस बढ़ जाती है, अब वो बन गए लिक्विड स्टेट में। मान लो और 2 3 मॉलिक्यूल, जब आप फिर इनको हीट करते हो ये मॉलिक्यूल्स आपस में और ज़ोर से टकराते हैं, फिर ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, एंड अब यहाँ पर जो स्टेट फॉर्म होती है वो होती है गैसियस स्टेट। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने समझाने के लिए बोला है, बट इसके ऊपर में डेप्थ कॉन्सेप्ट है, इसका पीछे क्या रीज़न है वो हायर क्लासेस में आप लोग ज़रूर पढ़ोगे। बट अभी के लिए फ़िलहाल ऐसे समझिए कि जस्ट ये एग का एग्जांपल मैंने दिया, आप एग टाइटली पैक्ड है, जब आप उसको दौड़ोगे तो 1 एग टूटेगा, 2 एग टूटेगा, उसके कारण फिर क्या होगा, उनके बीच में स्पेस बढ़ जाएगा तो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। फिर अगेन उसको आप जोर जोर से दौड़ोगे, वो लूजली पैक्ड है तो और जोर से टकराएंगे, तो फिर कौन से स्टेट में फॉर्म हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझिएगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब 2 चीज़ मैं आपको जरूर समझाना चाहूँगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि मिक्सिंग, किसी चीज़ को आप मिक्स कर रहे हो, मिक्सिंग एंड डिफ्यूजन में क्या फ़र्क है, मिक्सिंग एंड डिफ्यूजन में क्या फ़र्क है, मेरा क्वेश्चन ये है। तो व्हेन आप किसी सब्सटेंस को, जैसे मान लो कोई सॉल्यूट है, उसको आप सॉल्वेंट में, पानी में अगर आप नमक को घोल रहे हो, व्हेन यू आर यूजिंग योर फोर्स, जब आप उसको घोल रहे हो तब वो होता है मिक्सिंग। ठीक है, जहाँ पर आपकी एक्सटर्नल फोर्स लगी है, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगी है उसको मिक्स करने में। ठीक है, बट व्हाट इज डिफ्यूजन, इसका मतलब होता है इंटरमिक्सिंग, वही इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन, ऑन इट्स ओन, मतलब कि अपने आप घुल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप एक बीकर ले लो, बीकर में पानी है, इधर में भी एक बीकर में पानी है, इसमें आपने शुगर डाला, क्या डाला, शुगर डाला, चीनी डाला, एंड यहाँ पर आपने इंक डाली। तो आप ही मेरे को बताओ कि सबसे पहले कौन सा घुलेगा और किसको घोलने की ज़रूरत पड़ेगी और किसको घोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंक को घोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ऑटोमेटिकली घुल जाएगा। इसको ही बोलते हैं डिफ्यूजन। इसका आप बुक में देखिएगा, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। ये जो ऑन देयर ओन जो है ना, एक कीवर्ड है। अगर आपने कीवर्ड नहीं लिखा तो आपके एग्जाम्स में मार्क्स कट जाएंगे। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, इस चीज़ को प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा हाइलाइटर से, कि ऑन देयर ओन ये वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप जो वो डिफ्यूजन, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है बच्चों, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट्स होंगे इन केस, तो उसके लिए हम लोग सेपरेट एक क्लासेस करेंगे जिसमें हम आपको ऑनलाइन में आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा, लाइव सेशंस करेंगे या फिर आपके साथ पर्सनली कॉल्स करेंगे इधर, ठीक है, जूम में। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर 3 हिस्सों में है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड की प्रॉपर्टी हमें पता है, सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है आप बताइए, सॉलिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। एक तो वो रिजिड होता है, करेक्ट, फिक्स्ड बाउंड्री। दूसरा वो कॉम्प्रेसिबल नहीं है, नॉट कॉम्प्रेसिबल।
तीसरा नेक्स्ट क्या होता है बोलिए, हार्ड होता है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है, फिक्स्ड बाउंड्री है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है, एंड फिक्स्ड शेप, उसका शेप भी फिक्स्ड है। ये एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। लेकिन हमारी डेली लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सॉलिड स्टेट में ही हैं बट वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करती हैं। जैसे कि रबर बैंड। रबर बैंड को हम जब टानते हैं, रबर बैंड इज़ अ सॉलिड स्टेट, करेक्ट, बट जब हम उसको टानते हैं इट इज स्ट्रेचेबल। उसकी खासियत ये है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लैटिस से बने हैं, दैट मीन्स रबर मटेरियल, रबेटिक मटेरियल से बने हैं, जिसके कारण वो स्ट्रेचेबल है। दैट्स वाई जब आप उसको टानते हो वो एक्सपैंड हो जाता है, जैसे आप छोड़ दोगे एक्सटर्नल फोर्सेस वो अपना रिगेन कर देगा शेप। क्लियर? तो ये एक्सेप्शनल है। सेकंड, सॉल्ट एंड शुगर। जैसे मैंने यहाँ पर बोला फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड शेप है, बट आप देखोगे चीनी और नमक को जिस जार में भी आप डालते हो उस जार का वो शेप ले लेता है, करेक्ट। रीजन है बिकॉज ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ मैटर। वो जो क्रिस्टल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, छोटे होने के कारण वो कहीं पर भी एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए वो किसी शेप में भी, वो अपने कंटेनर के किसी शेप में भी उसका शेप ले लेते हैं। एंड तीसरा, स्पंज। स्पंज को आपने देखा होगा, कंप्रेस करोगे उसके अंदर से एयर रिलीज होती है। ये एक्सपेरिमेंट आप कैसे कर सकते हो? स्पंज लो, उसको पानी के अंदर डुबो के कंप्रेस करो, पानी के अंदर डुबोने के बाद कंप्रेस करो, आप देखना एयर बबल्स निकलेंगे। दैट मीन्स स्पंज के अंदर में एयर बबल्स ट्रैप्ड हैं, तो जैसे आप उसको दबाओगे एयर बबल्स बाहर एक्सपेल हो जाएंगे, एंड जैसे आप वापस छोड़ दोगे वो एयर बबल्स को सक करके वापस उसका ओरिजिनल स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप में या सर्कुलर शेप में स्पंज आ जाता है। तो ये तीन केसेस 100% एग्जाम में आने वाले हैं। ये हमेशा एग्जाम में आते हैं, थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में आएंगे। मैं आपके इसके क्वेश्चंस आपको बाद में दे दूंगा, फिलहाल आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है क्योंकि उसको लिक्विड कहा जाता है? क्यों उसको लिक्विड कहा जाता है? व्हाट इज द रीज़न? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट मैं अभी बता रहा हूँ आपको, लिक्विड की प्रॉपर्टी ये है कि वो एक फ्लो कर सकता है। लिक्विड हैज द टेंडेंसी टू फ्लो, बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज नोन एज अ फ्लूइड। उसको फ्लूइड कहा जाता है बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो। वो फ्लो कर सकता है, जिसके कारण उसको हम लोग लिक्विड कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप और अच्छे से समझिएगा। आप एक चीज बताओ, लिक्विड में कोई चीज को घोलना आसान होगा कि सॉलिड को सॉलिड में घोलने में आसानी होगी? ऑब्वियस लिक्विड में होगा आसानी, लिक्विड जल्दी घुलेगा बिकॉज इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा हैं। सॉलिड में कोई चीज़ को घोलने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है आपको, करेक्ट। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ वाटर एंड इंक में, वाटर लो उसमें इंक घोलो, कितना टाइम लगेगा? सेकेंड्स भी नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि चलो आप मिक्सचर बनाओ सैंड का, उसके साथ ग्रेवल्स का, गिट्टी जो होती है ना, पत्थर गिट्टी, उसका, उसमें टाइम लगेगा आपको घोलने में। आपने देखा होगा जब घर बनते हैं ना तो सीमेंट को बालू के साथ घोला जाता है, राइट। उसको जो हमारे लेबर होती हैं वो ये काम करती हैं, आपने देखा होगा बहुत टाइम लगता है एक सीमेंट को रेडी करने के लिए, तो उसमें टाइम लगता है। दिस इज ड्यू दैट क्योंकि पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन लिक्विड स्टेट रादर देन इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड में पार्टिकल जल्दी मिक्स नहीं होता है। फिर आता है गैसियस फॉर्म। गैसियस की अगर मैं बात करूं, गैसियस में तो सारे मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई आप यहाँ पर मैं डिओड्रेंट छिड़कूंगा एंड वहाँ पर दूसरे रूम साइड में या दूसरे जगह में आपको इमीडिएटली उसकी स्मेल आ जाती है, ठीक है, बिकॉज हवा में पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, अरे जैसे पासिंग द पार्सल आपने खेला होगा ना अपनी लाइफ में, बस एग्जैक्टली द सेम वे पासिंग द पार्सल जैसे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टकरा के गैसेस मॉलिक्यूल्स को दूसरी जगह लेकर जाते हैं, ठीक है। इट्स अ पैकेट ऑफ एनर्जी, समझिएगा। तो अब क्या होता है, जब आप बैलून को फुलाते हो, आपने बैलून 100% जिंदगी में फुलाया होगा, तो बैलून को जब आप फुलाओगे ना, आप देखोगे इक्वल प्रेशर वो क्रिएट करता है चारों तरफ में, ठीक है। हाँ,
कोई कोई बच्चे बोलते हैं नहीं सर एक जगह से ज़्यादा फूल रहा है, वो उसकी इलास्टिसिटी पे निर्भर करता है। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर पार्ट में वो रबर की जो स्टफनेस है, टर्जिडिटी जिसे कहते हैं ना, टर्जिडिटी वो ज़्यादा होगी, मे बी स्ट्रेचेबल रबर ज़्यादा होगी, दैट्स वाई वो अनईजी शेप में फूलता है। बट अक्सर आप देखोगे जो गुड क्वालिटी के बैलून होते हैं, जो आप उसको फुलाओगे वो गोल शेप में फॉर्म होते हैं। मतलब कि व्हेन यू जस्ट जब आप बैलून को फुलाओगे ना, आप क्या देखोगे, इट एक्सर्ट इक्वल प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द बैलून, एयर एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द बैलून। सिमिलरली हम लोग ये चीज़ एक्सपेरिमेंट में आपको एक फिर करके दिखाऊंगा जस्ट इसके वीडियो में, जिसमें गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है हाईली बट लो टेम्परेचर हाई प्रेशर में। गैसेस को हमेशा लो टेम्परेचर हाई प्रेशर में आप क्या करोगे, कंप्रेस करो। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। अब क्यों सर, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन मन में आएगा, सर क्यों लो टेम्परेचर में करना है, क्यों हाई प्रेशर में करना है? तो लेट्स सी, इसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। जस्ट हाँ बच्चों, तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की मैंने बात की। जैसे मैंने आपको क्या कहा, अब जैसे मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर मम्मी पापा आके देखते हैं, मम्मी पापा घर पे नहीं हैं, अब आप मम्मी पापा आ गए हैं और अब आप क्या करें, मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिए हो। अब क्या होता है, मम्मी पापा क्या करते हैं, आपको डांटते हैं, पढ़ते नहीं हो, मेहनत नहीं करते हो। तो उसमें क्या होता है, आपको गुस्सा आता है, राइट। जब आपको आपकी पोटेंशियल से ज़्यादा जब आप प्रेशर क्रिएट किया जाता है तो आपको गुस्सा आता है, आपको इरिटेशन होती है। तो इसी तरीके से जब हम मॉलिक्यूल्स को उनके कंफर्ट जोन है, मान लो गैसेज है, ये गैस के मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, यहाँ पर एक पिस्टन लगा है, पिस्टन कंप्रेस करता है, जैसे इंजेक्शन आपने देखा होगा ना, इंजेक्शन में पिस्टन होता है। तो एग्जैक्टली मॉलिक्यूल्स को अपने इजी स्टेट में, फ्री स्टेट में घूम रहे हैं। अब क्या हुआ, आपने वहां से फोर्स डाली, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आए, मॉलिक्यूल्स क्या हुए, एक दूसरे के क्लोज आए। मतलब कौन सी गैस स्टेट से किस में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड स्टेट में। तो जब वो क्लोज आए ना, तो उन्होंने रिलीज की एनर्जी, क्या रिलीज की, एनर्जी, और ये एनर्जी वेरी हाई अमाउंट में होती है, हाई अमाउंट में होती है। दैट इज वाई इसको लो टेम्परेचर में कंप्रेस किया जाता है, सो दैट कि वो बर्स्ट ना हो, फटे ना, फटने का डर रहता है। दैट इज द रीजन कि हम लोग गैसेस को जब कंप्रेस करते हैं ना, तो हम लोग उसको लो टेम्परेचर में करते हैं, क्योंकि जब आप उसको कंप्रेस करोगे वो मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे एंड वो रिलीज करेंगे एनर्जी। दैट इज वाई लो टेम्परेचर में करने में, हाई प्रेशर से आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, गैस को लिक्विड में, याद रखिएगा। तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, यही तरीका आपके घरों में, या जो एलपीजी सिलेंडर जो होते हैं ना हमारे, या सीएनजी सिलेंडर्स होते हैं, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी सिलेंडर, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगेन ये है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये गैसेस का हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। ये हम घर में यूज़ करते हैं, होम में, किचन में। और ये वाली जो गैस होती है ये ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल की जाती है। दैट इज़ व्हीकल्स में, आपकी गाड़ियों में जितने ऑटो व्हीकल्स होते हैं, कार, टैक्सी होती है, उनमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से उस टॉपिक में आ जाते हैं जो मैंने आपको पहले समझाया था कि पार्टिकल्स को जब हम हीट करते हैं, मैंने जैसे आपको बोला था, आपको धूप में रख दिया जाए तो आप जल्दी जल्दी जाओगे, लाइक शैडो में जल्दी जल्दी जाओगे, मेरे को जल्दी धूप में नहीं रहना है, सन बर्न होगा या फिर स्किन टैन होगा, कुछ भी, राइट। सिमिलरली जब पार्टिकल्स को हम हीट करते हैं, वो हवा में बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं, मॉलिक्यूल स्प्रेड होते हैं। इसीलिए घर में, किचन में मैगी बन रही है, आपके नोज में इमीडिएटली पता लग जाएगा कि मम्मी ने मैगी बनाई है। लेकिन ठंडी मैगी अगर होगी तो मान लो फ्रिज से निकाली हुई मैगी, हालांकि कोई खाएगा नहीं ऑब्वियो, बट अगर मान लो कि फ्रिज से मैगी निकाली है, फ्रिज से पिज्ज़ा निकाला है, तो क्या उसकी स्मेल आपके नोज तक आएगी? नहीं आएगी।
इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूं, समझना है। चलो देखो, अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ एक बीकर ले लो जिसमें ठंडा पानी है, और एक बीकर लो जिसमें हॉट वाटर है, इसमें हॉट वाटर है, इसमें कोल्ड वाटर है, ठीक है, एक में हॉट वाटर है, एक में कोल्ड वाटर है, और मैं आप बोल रहा हूँ इसमें आप इंक को घोलो या इंक को डाल दो, तो किसमें इंक अपने आप जल्दी घुलेगी? डिफ्यूजन किसमें ज़्यादा जल्दी होगा? यस, हॉट वाटर में डिफ्यूजन ज़्यादा जल्दी होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल ज़्यादा जल्दी ट्रैवल कर रहे हैं। सो सिंपल, ठीक है। तो व्हाट हैपन, द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड। अच्छा हाँ, बच्चे मेरे को अक्सर पूछते हैं सर एरोमा लिखना जरूरी है क्या? नहीं, देखो एरोमा एक वर्ड है दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ स्मेल ऑफ अ फूड। क्वालिटी ऑफ अ स्मेल, स्मेल की क्या क्वालिटी है, उस फूड की खुशबू जो है, खुशबू को हम बोलते हैं एरोमा। तो ये वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है। आप स्मेल नहीं लिख सकते, स्मेल गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है, बट एरोमा हमेशा गुड होती है, खाने की खुशबू होती है, तो इसलिए एरोमा बोलोगे। तो ये वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है, कीवर्ड है अगेन। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ द फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ द एयर। हवा में जो पार्टिकल्स है उनके साथ वो एरोमा, जो फूड का जो पार्टिकल्स था वो मिक्स हो जाता है, एंड रीचेज अस इवन द फार्दर अवे द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड। जहाँ पर कोल्ड फूड को एरोमा हमें दूर तक नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा है? इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इन गैसेस। जैसे हमने डिफ्यूजन इन लिक्विड पढ़ा था ना बच्चों, इसमें हमने पढ़ा है डिफ्यूजन इन गैसेस, जिसमें अपने आप एक चीज़ बताओ, आप खाना लाए हो, उसकी क्या खुशबू ऐसे करते हो क्या? नहीं ना। तो मतलब कि खाने की खुशबू अपने आप फैलती है, आपने उसमें कुछ नहीं किया, तो वो क्या हुआ? इंटरमिक्सिंग ऑन देयर ओन, इसलिए डिफ्यूजन है ये। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, अपने आप हवा में जो मिक्स हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है। इसी प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। नेक्स्ट आपका आता है पार्ट 2, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। मे भी आप आंसरेबल कर पाओ, मे भी आप आंसरेबल ना कर पाओ। तो लेट्स सी, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, सबके आंसर्स मैं नोट डाउन करूँगा डेफिनेटली। एंड एक बार एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम लोग करेंगे, जिसमें आपके डाउट, अगर इसके बाद भी, अगर आपकी सेशंस के बाद भी डाउट्स आपको क्लियर करने हैं तो मैं उसमें क्लियर कर दूँगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। चलिए आज आपको एक चीज़ समझाता हूँ मैं, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसे मान लो एक बीकर मैंने ले लिया, इस बीकर में मैंने आइस डाल दी। क्या डाल दी बच्चों? आइस डाल दी, ठीक है। आइस का टेम्परेचर है, आइस का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। कितना है? -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब टाइमिंग भी मैं लिख देता हूँ, एट 5 o'clock। कितने बजे? 5 o'clock, ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें थर्मोमीटर लगाया है, ये थर्मोमीटर का रीडिंग है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक बंसन बर्नर, हीट के लिए मैंने बंसन बर्नर ऑन कर दिया, ठीक है, बंसन बर्नर ऑन कर दिया, क्लियर है। और इस टाइम में, जिस टाइम में मैंने ऑन किया है वो है एट 5 o'clock। अगेन 5 बजे मैंने हीटिंग देना शुरू किया। मेरा क्वेश्चन अब आपसे एक चीज़ है, सुनिए। आइस का टेम्परेचर है कितना? -10 डिग्री सेल्सियस। कितने बजे? 5 o'clock। हीट देना मैंने कब शुरू किया? दैट इज ऑल्सो 5 o'clock। लेकिन इस टाइम में 5 से 5:10 हो गया, ठीक है, या 5 to 5 हो गया, मतलब 5 o'clock 5 minutes, 5:05 हो गया है, टेम्परेचर राइज नहीं हुआ।
हीट कंटिन्यूसली मैं दे रहा हूं, ना ही आइस मेल्ट हो रही है, ना ही टेम्परेचर राइज हो रहा है। फिर से समझिए, आइस का टेम्परेचर है -10 डिग्री एट 5 o'clock। 5 o'clock में ही मैंने बर्नर ऑन किया, क्लियर। अब मैं क्या देख रहा हूं, 5:05 हो चुके हैं, अभी तक टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है कि 5 बजे से लेकर 5:05 तक टेम्परेचर क्यों राइज नहीं हुआ और हीट कहां जा रही है? आंसर करिए। चलिए मैं इसका आंसर देता हूं। होता क्या है कि जब हमने हीट देना शुरू किया ना, उस समय टेम्परेचर कितना था, -10 डिग्री सेल्सियस, और हमारा थर्मोमीटर कब से रीडिंग करेगा, 0 डिग्री से। थर्मोमीटर रीडिंग कब करेगा, 0 डिग्री से। तो 0 डिग्री तक आने के लिए टाइम तो लगेगा ना, -10 डिग्री से 0 डिग्री तक। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये कहना है कि 5 बजे से लेकर 5:05 तक -10, -9, -8, 7, 6 करते -1, फिर 0 डिग्री। और जैसे ही यहाँ पर 1 डिग्री आया, ये रीडिंग का टाइम था 5:06 में। 5:06 में रीडिंग शुरू हुई। मतलब कि यहाँ से यहाँ जो हीट यूज हो रही थी, जो हमें विजिबल नहीं थी, इस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, जिसको हम और एक नाम बोला जाता है हिडन हीट। लेटेंट हीट और हिडन हीट, क्लियर हुए? अगर डाउट होगा तो मेरे को अगेन बोलिएगा। इस पर्टिकुलर इस टॉपिक पे मैं एक बार फिर से सेपरेट एक शॉर्ट बना दूंगा। शॉर्ट्स जो आते हैं ना, रील्स आपकी, वो मैं बना दूंगा एंड अगेन आपको एक बार अच्छे से समझा दूंगा। बट इसको एक बार समझने का कोशिश करिएगा, एक बार दोबारा से देख के, पीछे से रिवाइंड करके देखिएगा। तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट, हिडन हीट। जो हमें हीट हो रही है, टेम्परेचर भी नहीं बढ़ रहा है, ना ही आइस मेल्ट हो रही है, तो टेम्परेचर कहाँ जा रहा है? उस टाइम में आइस के अंदर में जो टेम्परेचर -10 डिग्री था, वो 0 डिग्री तक लाने में सारी हीट एनर्जी यूज हो रही थी, जो कि थर्मोमीटर भी नहीं कैच कर सकता, कि थर्मोमीटर 0 डिग्री से कैच करेगा, करेक्ट। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लेटेंट हीट, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए, द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। तो क्यों हुआ? बिकॉज द एनर्जी इज बीइंग हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर, या फिर आइस उसको एब्जॉर्ब कर रही है, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। अब 1 kg ऑफ आइस को 1 kg ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए जितना अमाउंट में हीट चाहिए, उसको बोलते हैं क्या? बोलिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड आइस इनटू लिक्विड। 1 किलो आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है बच्चों? कि डाउट है बोलो। तो एक चीज याद रखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? इन केल्विन स्केल 273 केल्विन। कितना होता है? 273 केल्विन। अब मैं एक चीज आपसे और पूछता हूं, ठीक है? तो द प्रोसेस जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करते हैं कि सॉलिड है, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं? लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? लिक्विड में। तो ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा हीट करने से,
और ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इस टूटने को बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। डिफ्यूजन नहीं, फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर आपने हीट दी है तो यहाँ पर फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन का डेफिनेशन क्या है आपकी बुक में जो दिया गया है, वो ये बोलता है द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन। और इसी को मेल्टिंग भी कहते हैं। मेल्टिंग में भी हीट चाहिए, उसमें एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, फ्यूजन में भी एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन। ठीक है। द टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर जब सॉलिड मेल्ट होता है लिक्विड में, आइस मेल्ट होती है लिक्विड में, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। दैट इज 0 डिग्री या 1 डिग्री, 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड दैट इज 0 डिग्री, वो हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट। क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज, बहुत सारे बच्चों को इस चीज के बारे नहीं पता, या आपको शायद पता हो सकता है। लेट्स सी, आंसर करके देखिए, मे भी शायद आपको पता होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन एंड इवापोरेशन? वेपराइजेशन एंड इवापोरेशन में क्या फर्क है? बस एक शब्द का है, दिमाग लगाइएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड वेपराइजेशन? तो इसका आंसर मैं दे देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वेपराइजेशन इज ऑलवेज ऑकर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। जब आप बॉइलिंग पॉइंट के बाद, अबव बॉइलिंग पॉइंट के अबव आप जाओगे तो वेपराइजेशन फॉर्म होता है। लेकिन इवापोरेशन बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, मान लो रूम टेम्परेचर में भी 24 डिग्री सेल्सियस में भी इवापोरेशन होता है। आप देखो, घर में पोछा मारते हो, कपड़े सुखाते हो, या फिर मान लो कि पानी आप गर्मी के टाइम में बाहर सराउंडिंग में डाल रहे हो, उसमें क्या हो रहा है, इवापोरेशन। क्या हो रहा है, इवापोरेशन। लेकिन वेपराइजेशन कब हो रहा है, जब आप 100 डिग्री के ऊपर बॉईल कर रहे हो, तो ऊपर में आप क्या देख रहे हो, स्टीम फॉर्म हो रही है, वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं। वो बहुत डेंजरस होता है। कुकर में जब हम लोग कुकिंग करते हैं फूड, तो जो स्टीम निकलती है, अगेन वेपराइजेशन ही तो है, अबव 100 डिग्री। इसलिए तो वेपराइजेशन खतरनाक होता है। अबव 100 डिग्री स्टीम क्यों इतनी खतरनाक होती है, उसमें आप, इसमें भी एक तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपका। जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मैंने बताया, वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ, यहाँ पर आप देखोगे वेपराइजेशन, आप देखोगे 100 डिग्री। मान लो आप एक पानी को बॉईल कर रहे हो, ठीक है, एक बीकर में आप मान लो पानी को बॉईल कर रहे हो, और थर्मोमीटर 100 डिग्री सेल्सियस तक ही बताएगा रीडिंग। आप हीट करते जाओ, थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे, टेम्परेचर रुक जाएगा, लेकिन फिर भी स्टीम फॉर्म होनी शुरू हो जाएगी और पानी का लेवल भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो वो जो एनर्जी गई, कहाँ गई, इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो एक्स्ट्रा एनर्जी 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो आप हीट दे रहे हो, वह एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 100 डिग्री के बाद भी अगर आप बॉइलिंग पॉइंट में पहुंच गया पानी, 100 डिग्री में पानी पहुंच गया, फिर भी आप बॉईल करते जा रहे हो, तो टेम्परेचर तो राइज नहीं होगा। तो फिर वो एनर्जी जो नीचे से गैस दे रहे, जो एनर्जी आप हीट दे रहे हो, कहाँ जा रही है, वो स्टीम में फॉर्म हो जा रही है, वेपर में फॉर्म हो जा रही है। उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट पेज में आ जाइए। एक और प्रोसेस है जिसमें हम डायरेक्टली सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं बिना गोइंग इनटू लिक्विड फॉर्म। बताइए कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आपके घर में ऐसा यूज़ करते हो आप लोग, रोज़ आपके घर में आप यूज़ करते हो इवनिंग के टाइम में? बताइए, जो सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चले जाती है। लिंस्टेन स्टिक, अगरबत्ती,
या फिर आप बोल सकते हो कपूर, कैम्फर, या फिर आप बोल सकते हो नैप्थलीन बॉल्स जो कपड़ों में डाली जाती है, वो क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में। अगरबत्ती लगाते हो ना, अगरबत्ती देखिए सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में, सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में हो जाती ही नहीं है। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। द प्रोसेस इन विच सॉलिड, द प्रोसेस in which solid changes into gaseous state, the process in which solid changes into gaseous state without going into liquid state, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्लियर है बेटा, अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप हाई प्रेशर में स्टोर करके रखते हो ना, तो गैस को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हो आप सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में। किसमें, लिक्विड स्टेट में। फिर वो उसको और कंप्रेस करके कूल करके सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ड्राई आइस। क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। जो आप लोग अक्सर देखते हो कि जो पार्टीज़ में, क्लब्स पार्टीज़ में बर्फ़ डालते हैं ना, तो जिससे धुआं निकलता है, वेपर्स, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है, बिस्किट्स भी कुछ आते हैं वैसे टाइप के। तो एग्जैक्टली वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बनाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर में इसको स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर में, एंड कन्वर्ट किया जाता है इसको गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में बिलो 1 एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना अभी, ये है 1 एटमॉस्फेयर, और इसके नीचे बिलो 1 एटमॉस्फेयर में उसको कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड स्टेट में। दिस इज द रीजन द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, फिर इसको कूल करके अगेन सॉलिड स्टेट में ले आया जाता है। तो ये जो है ड्राई आइस का इस्तेमाल होता है। फिर आता है इवापोरेशन। इसके बारे में तो आपको सब कुछ मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मैंने बोला है वेपराइजेशन इवापोरेशन में बताया था ना, वेपराइजेशन अबव 100 डिग्री, इवापोरेशन बिलो 100 डिग्री। तो बिलो बॉइलिंग पॉइंट में अगर पानी हवा में जा रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन एक नया राइज होता है कि सर ऐसा क्या होगा जिससे इवापोरेशन अफेक्ट होगा, ऐसा क्या होने से इवापोरेशन इफेक्ट होगा। देखो, अगर हम कपड़ों को फैला के सुखाते हैं, फैला के सुखाएंगे तो जल्दी सूखता है कपड़ा, मतलब कि इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, आप सरफेस एरिया इंक्रीज कर दो, इवापोरेशन इंक्रीजेस। ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर दो, इवापोरेशन इंक्रीजेस। देखिए, सरफेस एरिया इंक्रीज कर दो, इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, टेम्परेचर बढ़ा दो, धूप में सुखाओ कपड़ा, टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। करेक्ट, टेम्परेचर बढ़ा दो, इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। और क्या हो सकता है, विंड स्पीड, फैन ऑन कर दो, विंड स्पीड, विंड की स्पीड बढ़ा दो, इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। करेक्ट, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जब इवापोरेशन डिक्रीज होता है। कब, बारिश के मौसम में कपड़े सुखाओ, नहीं होगा ना। क्या रीजन है, ह्यूमिडिटी, हवा में पानी का लेवल, हवा में द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द एयर, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू द एयर को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी
अगर ज़्यादा है, अगर इंक्रीज ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है तो इवापोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। बस एक ऐसा कंडीशन है जब हमारा इवापोरेशन डिक्रीज होता है। आप वॉशरूम में जब नहाते हो, डेफिनेटली स्टीम बाथ जब लेते हो तो उसमें कपड़े नहीं सुखा सकते। हवा में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, हवा में वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण आप देखोगे कि इवापोरेशन जल्दी नहीं होगा, ड्राई सीजन में कपड़े जल्दी सूखेंगे। होप सो क्लियर हो गया होगा बेटा। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक, लास्ट चैप्टर का बस 3 टॉपिक और रह गए हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आई विल ट्राई कि मैं इम्प्रूव करूँ एंड आपको और अच्छे से समझा पाऊँ विथ यूनिक डिफरेंट आइडियाज़ से, बट लेट्स सी। अभी के लिए फ़िलहाल नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। हाउ डज इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। बहुत आसान है ना, आप समझिए। जब आपने पानी डाल दिया ज़मीन में, जो मैंने इवापोरेशन के बारे में बताया था आपको, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, आप पानी डाल दिए ज़मीन में, पानी सूखेगा कैसे? पानी हवा से एनर्जी टानेगा, पानी हवा से एनर्जी टानेगा, हीट एनर्जी टानेगा, और वो खुद कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस फॉर्म में। लेकिन जब वो एनर्जी टानेगा तो इवापोरेशन से क्या होता है कि आपके जो आसपास का सराउंडिंग है वो ठंडा हो गया कि नहीं हो गया। बर्फ देख लो, बर्फ को आप हाथ में रखो, बर्फ को जितनी बड़ी बर्फ लोगे, जितने एरिया में अपने हाथ में आप रखोगे ना, उतने ही एरिया में आपको ठंडा महसूस होगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि बर्फ को हाथ में पकड़ो पूरी बॉडी में ठंडा लग रहा है, नॉट पॉसिबल। तो जितने एरिया में आपने बर्फ रखा है उतने एरिया में आपको ठंडा महसूस होगा और बर्फ पिघलनी भी शुरू हो जाएगी। रीज़न, उतने एरिया से वो हीट को टान रहा है। सिमिलरली पानी जब आप अपने आसपास में गिराते हो, वो आपके आसपास की हवा से हीट को टानेगा, खुद इवापोरेट हो जाएगा, लेकिन जब वो हीट टानेगा तो आपके आसपास की टेम्परेचर को वो लो कर देगा, जिससे आपको कूलिंग इफेक्ट आता है। इसीलिए गर्मियों के टाइम में 2-3 टाइम्स आपको पोछा घर में जो मम्मी लोग करते हैं या जो सर्वेंट लोग करते हैं, इनको करवाना चाहिए, जिससे आपका रूम टेम्परेचर कूल्ड रहेगा। ठीक है, डाउट है? नेक्स्ट है बेटा, सेम चीज़ आपने नेल पॉलिश रिमूवर से भी देखी होगी, डिओड्रेंट लगाई होगी कभी, देखना ठंडा ठंडा महसूस होता है। वो ठंडा इसीलिए महसूस होता है क्योंकि आपकी बॉडी से हीट टान रहा है, और उसी के कारण आपको कूलिंग इफेक्ट भी आता है। वाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। समर में आप कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हो? क्योंकि कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर। जैसे स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज पानी को सोखता है, कॉटन आपकी बॉडी से स्वेट को सोखता है। और जो स्वेट को सोखा, मान लो गीला कपड़ा पहन के फैन के नीचे खड़े हो जाओ, आपको ठंड लगती है ना। एग्जैक्टली, कॉटन गुड एब्जॉर्बर है। जब आपकी बॉडी से पसीना उसने सोख लिया, और जब आप हवा में, विंडी एरिया में जब आप जाते हो तो आपको कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है। क्लियर है? फिर एक लास्ट क्वेश्चन, बस चैप्टर खत्म है। क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। ठंडा पानी जब आप पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो आप देखते हो कि ग्लास के बाहर ये ठंडा पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, मान लो कोल्ड ड्रिंक है, और इसके बाहर में आप देखते हो कि वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। क्या है? पानी के वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ऐसे। तो ये मेरा क्वेश्चन आपको है, क्या ये वाटर लीक कर रहा है क्या? पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है कि पानी तो ठंडा है और बाहर का टेम्परेचर गर्म है। बाहर का टेम्परेचर क्या है? वार्म है। आपने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी कि हमेशा एनर्जी ट्रैवल करती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। समझाता हूं। जैसे मान लो एक पाइप ले लो, पानी वाला पाइप ले लो ऐसे, और आप थोड़ा सा झुका दो, तो पानी का फ्लो किस तरफ होगा? नीचे तरफ, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एग्जैक्टली, बाहर में टेम्परेचर ज़्यादा है, मोर, अंदर में कम है, तो ये क्या करता है? हीट टानता है। कोल्ड वाटर क्या करता है? हीट टानेगा, ये हीट को एब्जॉर्व करेगा। बट ऑन द सेम टाइम हीट को एब्जॉर्व करेगा कहाँ से? एयर से।
और मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, एयर में क्या रहता है, वाटर पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल जिसको हम लोग ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, और यही ह्यूमिडिटी आपका ग्लास के ऊपर में चिपक जाती है और हीट अंदर चले जाती है। ठीक है, हीट रेडिएशन को नो वैक्यूम, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। रेडिएशन को ना मीडियम नहीं चाहिए, वो किसी भी मीडियम में ट्रैवल करती है, इसीलिए तो सन से हमारे पास हीट आती है। स्पेस में तो मीडियम नहीं है ना, स्पेस में तो एयर नहीं है, फिर भी हमारे पास हीट आ जाती है क्योंकि उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए। सिमिलरली हवा से जब वो हीट टानती है ना तो ग्लास के अंदर हीट चले जाती है, लेकिन जो पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो उसके ग्लास के आउटर सरफेस में चिपक जाते हैं। दैट इज वाई इस पानी को हम, एक चीज और बता दूं, ये पानी को कंडेंसेशन भी बोलते हैं, और ये पानी को ही हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। यस, ये डिस्टिल्ड वाटर होता है, मैं बता दूं आपको। तो इसी टाइप से आपका चैप्टर जो है यहाँ पर क्लोज होता है, कंप्लीट होता है। बस लास्ट में आपको वर्ड्स बता देता हूँ। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ऑन कमिंग कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी, गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट विच वी सी वाटर ड्रॉपलेट आउटसाइड। हम लोग बाहर में जो पानी के ड्रॉपलेट्स देखते हैं। ठीक है, एनीथिंग डाउट? होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इन केस आपको नहीं समझ में आया या फिर मान लीजिए कुछ ऐसा डाउट्स हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक लाइव क्लासेस कर दी जाएगी, ठीक है, लाइव क्लासेस कर दी जाएगी जिसमें आपके एक एक करके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। सो होप सो यू लाइक्ड इट। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, जगजोत सिंह मल्होत्रा फ्रॉम स्मार्ट डिजिटल एजुकेशन। थैंक यू।